हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आप लोगों को जैसा कि पता कि हम लोग जो इस समय पढ़ रहे थे वो हमारे होम साइंस यानी यूपी टीजीटी पीजीटी या यूजीसी नेट की बात कर लें, उसमें हम लोग टेक्सटाइल पढ़ रहे थे और टेक्सटाइल में हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। आप लोगों ने सारी वीडियो जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको टीजीटी पीजीटी का एक लिस्ट मिलेगा। पहला लिस्ट ही आपको मिल जाएगा जिसमें हमने टेक्सटाइल यानी आपके सिलेबस से, आपका सिलेबस क्या है यूजीसी नेट में या आपका टीजीटी पीजीटी में, हमने सिलेबस से डिस्कस लेके उसको शुरू से हमने आप लोगों को पढ़ाया है। रेशम टॉपिक हमारा चल रहा था और रेशम में हमने क्या देखा था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्क को देखा था, जो कि आपके यूजीसी नेट में और एलटी की बात करें तो एलटी में ये अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। यूजीसी और इसमें अरेंज करने के लिए आता है और टीजीटी पीजीटी में पूछे तो वो सीधे पूछ लेता है बेटिंग प्रोसेस क्या है, डिगमिंग प्रोसेस क्या है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, आई होप आप लोगों ने देखा है। ठीक है, देखिए अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री में सारे सिलेबस यानी कि आपके टेक्सटाइल हो या जो भी है आपके सिलेबस, पांचों ब्रांच आप लोग को यहाँ पे फ्री में पढ़ाए जाएंगे। अभी तो हम लोग टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं और टेक्सटाइल में हम लोग सिल्क पढ़ रहे थे। ओके, तो सिल्क में हम लोगों ने क्या देखा था, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्क के को देखा था, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, तो हम लोग सॉर्टिंग देखे थे यानी सॉर्टिंग ऑफ कोकून, कोकून की छटाई। और सेकंड नंबर पे जो सेकंड प्रोसेस होता है वो स्क्रबिंग होता है। स्क्रबिंग में शुद्धिकरण किया जाता है, जो भी उसके गोंद वगैरह होते हैं उसको हटाए जाते हैं। देन आपका ब्रशिंग आता है, ब्रश करना होता है। रीलिंग आता है, रेशे को लपेटा जाता है। फिर उसके बाद थॉर्मिंग आता है, थॉर्मिंग में आपकी बटाई की जाती है। देन आपका स्पिनिंग आता है, कताई की जाती है। डिगमिंग प्रोसेस जिसमें गोंद हटाया जाता है, गोंद हटाने पे आपका हमने बताया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। डिगमिंग प्रोसेस में आपका जो रेशम होता है उसकी कितनी % वजन कम हो जाती है, कितनी % वजन में कमी आती है, तो 20 से 30% वजन में कमी आती है। उसके बाद आपका आता है ब्लीच यानी विरंजक, और इस पे विरंजक का बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस पे सिर्फ 2 विरंजक का प्रयोग यानी 2 तरह के हल्के विरंजक का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपका जो है हाइड्रोपेरोक्साइड और दूसरा हमने बताया था सल्फर डाइऑक्साइड, 2 विरंजक का ही प्रयोग किया जाता है मेनली। देन आपका जो 9 नंबर पे प्रोसेसिंग होता है, डाइंग होता है यानी रंगाई करना होता है। उसके बाद आपका 10 नंबर पे जो प्रोसेसिंग होता है, छपाई यानी प्रिंटिंग होता है। उसके बाद फिनिशिंग यानी परिसज्जा होती है। लास्ट में आपका आता है बेटिंग प्रोसेस, जिसमें जो यहाँ पे डिगमिंग प्रोसेस में 20 से 30% वजन कम हुआ है, इसमें यहाँ पे वजन बढ़ाया जाता है, जिसमें जिंक, एल्यूमिनियम हो गया, लोहे, टीन आदि का एक उस पर लेयर चढ़ाकर उसके वजन को मेंटेन किया जाता है। ओके, इतना प्रोसेस हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप लोग पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आज हम लोग यहाँ पे इसका सबसे लास्ट पार्ट की बात हम लोग करेंगे। यहाँ पे आज हम लोग विशेषता के बारे में, ठीक है, विशेषता देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग विशेषता डिस्कस करते हैं, जो कि आज का मेरा मेन टॉपिक होगा। ओके, जो हम लोगों का है वो है यहाँ पे आज की वीडियो का रेशम की विशेषता। तो रेशम की विशेषता में जैसे कि हम लोगों ने इतना पढ़ा है, रेशम पढ़ा है, कपास पढ़ा है, लिनन पढ़ा है, सब में हम लोगों ने क्या बात की है, तो सिर्फ 2 विशेषताएं इसकी होती है। एक आपका क्या होता है, एक भौतिक विशेषता को हम लोग पढ़ते हैं यानी फिजिकल को पढ़ते हैं, और एक दूसरा जो पढ़ते हैं वो रासायनिक, ओके, रासायनिक विशेषता को पढ़ते हैं। ठीक है, तो 2 विशेषता, एक केमिकल एक फिजिकल, 2 विशेषता हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं मेनली। सब में पढ़ा है, आप लोगों ने देखा होगा, सब में हम लोग लिनन की बात करें, कपास की बात करें, जूट की, सब में हम लोगों ने विशेषता 2 देखा है। तो इसमें भी हम लोग विशेषता देखेंगे। सबसे पहले भौतिक की बात करेंगे, किसकी, तो सबसे पहले अगर हम लोग भौतिक की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, संगठन। क्या आएगा, संगठन। अब संगठन में यानी कि इसकी बनावट, किन किन चीजों से ये बना है, आपसे इसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है आपका। ठीक है, कार्बन, सी हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 3 जो है 4 गैसीय जो तत्व होते हैं उनसे बना हुआ है। आप लोगों से सन 2021 में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है, इसमें यही बस पूछा जाता है कितनी मात्रा होती है, तो आप कितना बताएंगे, 16% होती है। कितना होती है, तो 16% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। ओके, कितना, तो 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, आगे आप लोगों को पता है, हमने हर बार बताया है कि इसमें नाइट्रोजन प्लस आपका नाइट्रोजन, देखिए कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन से पूछा जाता है कितना % होता है, 16% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। ये आपके सन 2021 के एग्जाम में भी पूछा गया था। ओके, उसके बाद आप लोगों को पता है कि इसमें एक प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। तो प्रोटीन जो होता है कौन सा होता है, फाइब्रिन नामक इसमें एक प्रोटीन भी पाया जाता है। और एक गोंद होता है, गोंद होता है, वो कौन सा होता है, तो आप बताएंगे कि मैम सेरेसिन नामक गोंद पाया जाता है। अब गोंद कितना पाया जाता है आपका, तो सेरेसिन नामक गोंद जो है ये कितना होता है, तो ये 95 से 97% होता है। कितना, तो 95 से 97% इसमें गोंद होता है। और शेष जो होता है, शेष जो हो गया आपका, ठीक है,
शेष जो है वसा होता है। क्या होता है? शेष वसा पाया जाता है। ये इसकी संगठन की बात हो गई। क्या हो गई? तो इसकी संगठन की बात हो गई। अब यहाँ पे शेष आपका 5%, 95 से 97, तो 5 से 3% आपका क्या होता है? वसा पाया जाता है। ठीक है, अब आपकी क्या आ जाती है? अब आगे इसमें अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसकी एक आंतरिक संरचना की बात करेंगे। आंतरिक संरचना में अगर हम लोग बात करेंगे तो वो क्या होती है? तो दूसरी हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे? वो होगी आपकी अणुछेदीय संरचना। ठीक है, क्या होगी? तो आपकी अणुछेदीय संरचना। बोर्ड ज्यादा बड़ा नहीं, मैंने तो सोची थी एक ही में आ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा मुझे लग रहा है। तो अणुछेदीय अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये क्या होता है? तो ये छड़ के समान, छड़ के अगर इसको हम लोग काट के देखते हैं, अणुछेदीय मतलब यानी सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब इसका हम परीक्षण करते हैं तो वो हमें कैसे दिखाई देता है? तो ये छड़ के समान दोहरा धागा दिखाई देता है। क्या होता है? तो छड़ के समान दोहरा धागा दिखाई देता है। अब ये दोहरा धागा क्यों दिखाई देता है? हमने आपको जब बताया था कि जो इसके कीड़े होते हैं, कौन से कीड़े होते हैं? बॉम्बेक्स मोरी। वो जो कीड़े होते हैं जब वो अपने सर को झटझोंकते हैं तो उनके नाक के पास दो नली होती है, दो छिद्र होते हैं जिससे अम्ल निकलता है और क्या होते हैं? ये बाहर आके सूख के आपस में चिपक जाते हैं। तो जो ये दो नली के कारण, दोनों नली से निकली हुई जो रेशे होते हैं ये आपस में चिपके होते हैं, यही एक दोनों चिपके होते हैं, इसीलिए ये क्या होता है? दोहरी धागा के रूप में दिखाई देता है। जब आप इसको क्या करेंगे? इसको अनुप्रस्थ काट में काटेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? ये आपको कैसा दिखाई देगा? दो धागे की संरचना दिखाई देगी और कहीं कहीं बीच में क्या होती है? कहीं कहीं पे गोंद से जुड़े होते हैं, इसलिए इसकी संरचना कैसी होती है? तो असामान्य होती है, टेढ़ी मेढ़ी असमान होती है। कैसे होती है? अगर आप लोग कैसे काट रहे हैं इसके, ये पूछा जाता है अनुप्रस्थ काट में रेशम कैसा दिखाई देता है? तो अनुप्रस्थ काट की बात करें, अनुप्रस्थ अगर हम लोग कहेंगे तो लेंथ वाइज यानी कि मान लीजिए ये हमारा रेशा है, तो ये जो लंबाई लेंथ वाइज का मतलब लंबाई में जब इसको बीच से ऐसे चीड़ा जाता है, ठीक है, बीच से इसको क्या किया जाए? ऐसे फाड़ दिया जाए और सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाए, तब इसमें कैसा संरचना, ठीक है, काट में ये कैसा दिखाई देगा? अनियमित और त्रिभुजाकार दिखाई देगा। ठीक, कैसा? अनियमित त्रिभुजाकार दिखाई देता है। अब इसको अनुदैर्ध्य काट में देखेंगे। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है क्रॉस वाइज, यानी कि इसको बीच से ऐसे कट कर दिया जाए तो ये क्रॉस वाइज हो जाएगा। ये आप लोग इंग्लिश हम आपको बता दे रहे हैं, इसको इंग्लिश वर्जन में देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है कि अनुदैर्ध्य काट कौन सा होता है, अनुप्रस्थ काट कौन सा होता है। ठीक है, अनुदैर्ध्य काट में अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? बेलनाकार दिखाई देता है। कैसा? तो आप बताएंगे मैम बेलनाकार ये दिखाई देता है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। ये दोनों पूछा जाता है कि लेंथ वाइज अगर इसको कट किया जाए तो सूक्ष्मदर्शी से अगर हम देखेंगे तो अनियमित और त्रिभुजा दिखाएगा। हमने आपको बताया क्यों? क्योंकि ये दोहरी संरचना यानी दो जो है ग्रंथ से निकला हुआ धागा होने के बाद वातावरण में आने के बाद ये सूखकर एक रेशे का रूप ले लेता है। जब इसको आप क्या करते हैं? इसको लेंथ वाइज काटते हैं तो इसको सूक्ष्मदर्शी से जब देखेंगे तो ये दो रेशे की संरचना छड़ के समान दिखाई देगा। ठीक है, दोहरा धागा दिखाई देगा और बीच बीच में क्या होता है? कहीं कहीं पे गोंद से चिपका होता है, इसलिए ये टेढ़ी मेढ़ी असमान त्रिभुजाकार में दिखाई देता है। अगर आप गोंद हटा के देखेंगे तो ये बहुत ही चमकीला लचीला आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम इसको क्या कर रहे हैं? क्रॉस वाइज काट रहे हैं तो उसमें ये बेलनाकार आपको दिखाई देगा, यानी ऐसे काटने पे आपको सिर्फ ये बेलनाकार दिखाई देगा। उसके बाद इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा होगा इसकी लंबाई कितनी होती है। क्या देखेंगे? लंबाई और प्लस यहीं पे अगर हम चौड़ाई की भी बात कर लेते हैं, चौड़ाई तो लंबाई की बात हमने आप लोगों को बताया है कि रेशम के रेशे कितने लंबे होते हैं, तो आप बताएंगे कि मैम आपने बताया है 300 से 1800 मीटर लंबा होता है। ओके, मीटर यहाँ पे लंबा होता है। अगर यहीं पे हम लोग किसकी बात कर लेंगे? चौड़ाई की बात कर लेंगे तो ये ब्याज में नापा जाएगा और ब्याज में अगर हम लोग बात करेंगे तो 0.000 जो है 59 से लेके कितना दिखाई देता है? तो 0.00118 ब्याज का आपको क्या दिखाई देगा? इसकी चौड़ाई होती है, यानी बहुत ही कम, बहुत ही बारीक होता है। क्या होता है? बहुत बारीक देखा होता है। 0 0 का मतलब ही तो खत्म हो गया ये इतने में। ठीक है, तो बहुत ही कम, बहुत ही बारीक का आपका क्या होता है? रेशम का रेशा होता है। अब हम लोग आगे अगर बात कर ले, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रासायनिक की अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रासायनिक की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग भौतिक की बात कर रहे हैं। फोन नंबर अगर हम लोग इसमें देखेंगे, फोन नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे, कोशिश करें कि एक ही बोर्ड पे हम आपको पढ़ा पाए। ठीक है, मजबूती की बात कर ले तो आप सबको पता है कि मजबूती की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमने आपको 10 बार बताया होगा कि ये रेशे क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। जब हमने आपको पढ़ाया था तभी आपको क्या बताया था कि अगर इसे ये जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, क्या होते हैं? जितने प्राकृतिक रेशे होते हैं, प्राकृतिक रेशों में सबसे मजबूत होता है, क्या होता है? सबसे मजबूत
मजबूत होता है, लेकिन जब ये गीली अवस्था में होता है, क्या होता है, गीली अवस्था में होता है तो अपना कितना परसेंट ये मजबूती खो देता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रेशम गीली अवस्था में कितना परसेंट मजबूती खो देता है, तो आप बताएंगे कि मैम ये कितना परसेंट, 20% जो है अपनी मजबूती खो देता। मजबूत होता है बट ये गीली अवस्था में अगर आप इसको खींचोगे तो ये टूट जाएगी, क्योंकि उस समय ये क्या करता है, 20% मजबूती अपनी खो देता है। ओके, देन अगर हम लोग बात कर लें चमक की, बात करें 5 नंबर पे चमक की, तो आप सबको पता है कि जो रेशम का रेशा होता है क्या होता है, चमक की बात करेंगे तो बहुत अधिक चमकदार होता है। क्या होता है, अधिक चमक होता है इसमें। ओके, सफेद उज्जवल, ठीक है, तो बहुत ही अधिक चमक होती है इसमें। अब इसकी अगर हम लोग किसकी बात कर लें कि उष्मा के प्रति इसकी क्या जो संचालक होता है, उष्मा का संचालक, ठीक, क्या लिखेंगे, उष्मा की संचालकता। ओके, क्या होती है, तो ये उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है, तो आप बताएंगे उष्मा का कुचालक होता है, उष्मा का कुचालक होता है, ठीक है, क्या होता है, कुचालक, कुचालक होता है। इसलिए इसे आप गर्मी में, ये अधिक गर्मी का महसूस करता है, क्या करता है, अधिक गर्मी महसूस कराता है, या आप कह सकते हैं कि इसलिए गर्म प्रकृति का होता है, इसलिए ये गर्म प्रकृति का होता है, ठीक है, एक सेकंड, प्रकृति का होता है। ओके, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कि रगड़ का इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, 7 नंबर पे अगर हम रगड़ का प्रभाव देखेंगे, रगड़ का प्रभाव, तो रगड़ का प्रभाव इस पे क्या होता है, बुरा पड़ता है। क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए धोते समय इसे नहीं रगड़ना चाहिए। यहाँ पे क्या लिख देंगे, बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे धोते समय क्या है, जो रगड़ के नहीं धुलना चाहिए। रगड़ से इसका जो होता है, जहाँ पे रगड़ पड़ती है वहाँ पे इसका रंग भी हल्का हो जाता है, प्लस क्या होता है, क्या कहते हैं, इसकी मजबूती भी वहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है। तो इस पे रगड़ का बुरा प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे रगड़ कर नहीं धुलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे 8 नंबर पे, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव अगर हम लोग देखेंगे तो ताप के बारे में, रेशे पर जो है क्या, सॉरी, रेशम के तंतुओं पर ताप का शीघ्र प्रभाव पड़ता है। क्या बताएंगे कि रेशम के तंतुओं पर ताप का शीघ्र प्रभाव पड़ता है। ओके, क्या होता है, शीघ्र प्रभाव पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने ताप पे रेशम नष्ट हो जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि 300 फ़ारेनहाइट ताप पर रेशम क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ओके, इसको याद रखिएगा क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि इतना मिटा दे रहे हैं, ठीक है। क्या बताएंगे आप लोग कि क्या कहते हैं कि 300 फ़ारेनहाइट पे ताप का इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, या शीघ्र, बुरा भी बोल सकते हैं, बुरा प्रभाव पड़ता है या शीघ्र प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण ये क्या होता है, 300 फ़ारेनहाइट पे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर पे आपसे कह रहा है कि इसकी इलास्टिसिटी कितनी होती है। क्या बोलते हैं हिंदी में पत्या स्थिरता। इसकी पत्या स्थिरता की बात करेंगे तो बहुत अधिक होती है। क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ओके, क्या होती है, तो आप कहेंगे मैम अधिक होती है, यहाँ पे बहुत लिख दीजिए क्योंकि बहुत अधिक होती है। लेकिन क्या कहना है आपको, लेकिन ऊन से कम होती है। अधिक होती है लेकिन ऊन से कम होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा कि प्रतिस्पर्धा आपकी कैसे, इलास्टिसिटी कितनी होती है, बहुत अधिक होती है। आप चाहे जितना इसको खींचिए उसके बाद छोड़ दीजिए, पुनः अपने आकार। इलास्टिसिटी का मतलब यही होता है, जैसे आपका लास्टिक होता है जो है आपके लोअर वगैरह में जो रहते हैं, खींचने के बाद बढ़ता है, फिर छोड़िए, फिर पुनः अपना स्थान ले लेता है, वही इलास्टिसिटी यानी पत्या स्थिरता होती है, जो कि बहुत अधिक होती है, फैलती है और फिर से अपने आकार में आ जाती है, लेकिन ऊन कितना नहीं होता है। अब 10 नंबर हम लोग देखेंगे प्रतिस्कंधता। ठीक, क्या देखेंगे, प्रतिस्कंधता। यहाँ नीचे देखेंगे, ठीक है। अभी अगर हम लोग क्या देखेंगे, रेसिलेंसी की बात कर ले। रेसिलेंसी तो इसमें भी, ये भी पर्याप्त मात्रा में होती है। क्या होती है, तो आप बताएंगे कि मैम ये भी पर्याप्त मात्रा में होती है। पर्याप्त मात्रा का क्या हो गया कि आप जब इसको क्या करेंगे, मान लीजिए आपका रेशम का कोई कपड़ा है, उसको इस तरह से, मान लीजिए ये रेशम, मैंने रेशम पहना है, इसको वैसे तो कॉटन है तो इसमें तो नहीं होती, जब इसको ऐसे पकड़ के ऐसे रेशम के कपड़ों को छोड़ेंगे तो वो पुनः अपने आकार को ले लेगी, यानी कि जैसे ऊन का कपड़ा होता है उसको हम लोग ऐसे दबा के छोड़ते हैं, फिर ये आ जाती है, वही आपकी प्रतिस्कंधता या आपकी क्या होती है, रेसिलेंसी कहलाती है। ठीक है, तो रेसिलेंसी की बात करेंगे तो पर्याप्त होती है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा इसमें समय लगता है लेने में। ऊन को छोड़िए, क्या होता है, ऊन को आपने ऐसे दबा के छोड़ा तो वो तुरंत अपने आकार में आ जाती है, लेकिन इसको थोड़ा सा, इसकी जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, धीमी होती है, लेकिन ये अपने आकार में आ जाती है, इसीलिए कहा गया है कि पर्याप्त मात्रा में होती है। ओके,
उसके बाद हम लोग 11 नंबर क्या देखेंगे, 11 नंबर जो विशेषता है वो आपकी क्या है कि आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता कितनी होती है, क्या होती है, ओके, आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता की बात करेंगे तो कितनी होती है, 10% होती है। क्या होती है, 10% होती है। वहां नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं नीचे लिख दे रही हूँ, 10% क्या होती है, नमी को सोखने की क्षमता होती है। नमी को नहीं, ये क्या धारण करने की क्षमता होती है। नमी तो ये काफी, अभी आपको बता रहे हैं, नमी तो ये क्या करती है, काफी अधिक मात्रा में सोख लेती है, जल को सोख लेती है। लेकिन इसके अंदर नमी की बात की जाए, नमी जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन 10% उसके अंदर नमी रह जाती है। अगर हम लोग यहीं पे 12 नंबर की बात कर लें, विशेषता जल और शोषण क्षमता, क्या, जल और शोषण क्षमता की अगर हम लोग बात करेंगे, दिख रहा है क्या आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपका जो है एक ही पॉइंट और बचा हुआ है, तो इसमें मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 12 नंबर यहाँ लिख दे रही हूँ, जल और शोषण, ठीक है। अगर इसकी हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होती है, अपनी वजन का 25 से 30% जल को अवशोषित कर लेता है। कितना, तो आप बताएंगे मैम 25 से 30% ये क्या करता है, जल को सोख लेता है, सोख लेता है, ओके। एक सेकंड रुक जाइए, सोख, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो ठीक है, सोख लेती है। अब यहाँ पे देखिए, हमने आपको बताया कि आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता, अब ये कितना कर रहा है, इसमें अधिक मात्रा में जल सोखने की क्षमता होती है। कितना, तो आप बताएंगे कि कितना होती है, तो आप बताएंगे कितना होती है, 25 से 30% होती है। यहाँ पर भी आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, कितना होती है, तो आप बताएंगे कि 25 से 30% होती है। और ये 30% सूख भी जल्दी जाता है, क्या करता है, ये सूख भी जल्दी जाता है, लेकिन इसमें नमी जो प्रतिधारण क्षमता होती है वो 10% रुक जाता है, जो कि आपको सिंपली नहीं दिखाई देता है। तो ये हमने जो पढ़ा है, इतनी विशेषता जो हमने पढ़ी है, भौतिक विशेषता को पढ़ी है। भौतिक विशेषता में संगठन देखा है, संगठन में इसके क्या क्या होते हैं, तो क्या आपके कौन कौन से गैस होते हैं, तो आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 16% होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्रोटीन फाइब्रिन होता है और इसमें गोंद पाया जाता है जो कि सेरेसिन होता है, ये 95 से 97% पाया जाता है। बचा हुआ शेष 5% वसा होता है। देन हमने आपको, अगर इसकी सूक्ष्मदर्शी संरचना हम लोग देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी संरचना में हमने आपको क्या बताया, ये छड़ के समान दोहरा धागा होता है। अगर इसके जो है लेंथ वाइज हम लोग काटेंगे, लेंथ वाइज अनुप्रस्थ काट में तो अनियमित त्रिभुजाकार आप लोगों को दिखाई देगा। अगर इसे हम क्रॉस वाइज काट रहे हैं तो ये कैसा बेलनाकार आपको दिखाई देता है। देन हमने आपकी इसकी लंबाई के बारे में बताया, तो 3 से 1800 मीटर लंबा होता है। चौड़ाई के बारे में हमने आपको बताया, तो 0.0059 से लेके 0.0118 ब्याज का आपकी इसकी चौड़ाई होती है। देन हमने आपको बताया जल अवशोषण क्षमता कितनी होती है, यानी जल को धारण करने की क्षमता कितनी होती है, तो आप बताएंगे 25 से 30% होती है। देन हमने मजबूती बताई, तो ये प्राकृतिक रेशे जितने होते हैं उसमें सबसे मजबूत रेशा होता है, लेकिन गीली अवस्था में ये अपनी 20% क्या करते हैं, मजबूती को खो देते हैं। चमक, आप लोगों को पता है कि रेशम के धागे में चमक बहुत ही ज्यादा अधिक पाई जाती है। उष्मा के प्रति ये कुचालक होता है, इसीलिए ये गर्म प्रकृति का होता है। रगड़ का इस पे बुरा प्रभाव होता है, इसलिए रगड़ कर इसको नहीं धुलना चाहिए। ताप का इस पे तीव्र प्रभाव पड़ता है, यानी बहुत जल्दी प्रभाव पड़ जाता है। 300 फ़ारेनहाइट पे ये क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इसकी इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो इसमें इलास्टिसिटी पर्याप्त मात्रा में, अधिक मात्रा में होती है, लेकिन उनसे कम होती है। अगर हम इसे जो है प्रतिस्कंधा की बात करेंगे तो ये पर्याप्त मात्रा में होती है। और आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता कितनी होती है, 10% होती है। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे इसके रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। ये ज्यादा नहीं है, एक सेकंड। रासायनिक विशेषता के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ज्यादा नहीं है, लेकिन ये आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सारे जितने भी टॉपिक हैं, अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, सीधे सीधे आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाता है। ओके, किसकी बात करेंगे हम लोग, तो रासायनिक विशेषता की बात करेंगे। किसकी, रासायनिक विशेषता के बारे में बात करेंगे। अगर सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, ये ज्यादा नहीं है, पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसका अम्ल पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसका, अम्ल का प्रभाव। ओके, क्या प्रभाव होता है, तो अम्ल का देखिए, अभी हमने आपको पढ़ाया था कि इस पे क्या किया जाता है, अम्ल का प्रभाव क्या होता है, अम्ल का इस पे अच्छा प्रभाव होता है। कैसा होता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्या होते हैं आप, अगर परंतु क्या कर रहे हैं, ज्यादा अम्ल का प्रयोग कर देंगे, ज्यादा अम्ल का प्रयोग करते हैं तो आपका क्या होगा, इस पर बुरा प्रभाव डालेगा, इस पर बुरा
प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हमने आपको क्या बताया, अगर आप हल्के अम्ल का प्रयोग कर रहे हैं तो ये अम्ल इसके लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अम्ल का प्रयोग कर दिए तो क्या होगा, इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब अगर हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, अगर हम लोग दूसरी की बात करते हैं किसका, तो आप बताएंगे मैम क्षार का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्षार का प्रभाव। तो क्षार के प्रभाव की बात करेंगे तो इस पे बुरा प्रभाव पड़ता है, क्षार का बुरा प्रभाव पड़ता है। ओके, क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। देन अगर हम लोग किसकी बात कर लें, हम लोग बात कर लेते हैं रेशम पे रंग चढ़ाना। तीसरा पॉइंट, अगर हम रंग चढ़ाने की बात कर रहे हैं, रंग चढ़ाना, तो इस पे रंग चढ़ाना आसान होता है। क्या होता है, रंग चढ़ाना आसान होता है, इजी होता है। जो भी रंग इस पे चढ़ता है वो पक्का भी होता है और चमकदार भी होता है। क्या होता है, चमकदार होता है। किस रंग का प्रयोग करते हैं, तो इस पे हम लोग एसिड डाई का प्रयोग करते हैं। जब आप लोग कलर पढ़ेंगे, ठीक है, जब डाई चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि डाई कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो एसिड डाई होता है, एसिड डाई यानी अम्ल डाई जो होता है, ये क्या होता है, ये रंग बहुत अच्छा होता है रेशम के लिए। ठीक है, रेशम के लिए अच्छा होता है। हमने आपको बता दिया किस डाई का प्रयोग कर रहे हैं, एसिड डाई का प्रयोग करते हैं। हमने आपको बता दिया कि इसकी रंग के प्रति जो सादृढ़ता होती है ये अच्छी होती है, रंग इस पे आसानी से चढ़ जाते हैं और जो रंग चढ़ते हैं वो पक्के होते हैं। देन आपको बताना है विरंजक का क्या प्रभाव पड़ता है, 4 नंबर और लास्ट होता है, इसमें ज़्यादा नहीं होती हैं विशेषताएं। ठीक है, किसका, विरंजक का प्रभाव। अब विरंजक मतलब आप लोग सोच रहे हैं विरंजक क्या होता है, तो विरंजक आपका क्या होता है, विरंजक आपका होता है, जल्दी जल्दी में ना, विरंजक आपका क्या होता है, ब्लीच होता है। ब्लीच का इस पे क्या होता है, तेज जो रेशम पर केवल हल्के विरंजकों का प्रयोग किया जाता है, तीव्र विरंजक क्या करते हैं, इस पे प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। विरंजक में आप लोगों ने जब आप लोग प्रोसेस पढ़ रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग आप लिलन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी ब्लीचिंग के समय हमने आपको बताया था सिर्फ 2 जो है विरंजक का प्रयोग किया जाता है। एक आपका जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोपेरोक्साइड का प्रयोग होता है, ये हल्के होते हैं। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, तो दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 2 ही विरंजक का इस पे प्रयोग किया जाता है। अधिक विरंजक इस पे क्या होते हैं, इसको हार्मफुल होते हैं, इसके लिए इसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये आपकी भौतिक विशेषता में बस आप लोगों को इतना पढ़ना रहता है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और देख लीजिए, पसीने का प्रभाव क्या होता है, तो 5 नंबर पे आप क्या बताएंगे, पसीने का प्रभाव। पसीने का प्रभाव, तो पसीने का प्रभाव इस पे कैसा होता है, तो प्रतिकूल प्रभाव डालता है। क्या करता है, आप बताएंगे कि मैम प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यानी बुरा प्रभाव डालता है। पसीने से क्या होता है, जहाँ पे पसीना पड़ रहा है वहाँ का रेशम का जो कपड़ा होता है वो कमजोर हो जाता है, प्लस उसके रंग भी वहाँ पे फेड हो जाते हैं। ओके, क्या हो जाते हैं, फेड हो, यानी कि हल्के पड़ जाते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, आपके केमिकल जो है इफेक्ट, इस पर क्या क्या हो रहा है, इसकी विशेषता क्या हो गई, वो आपका है। तो आज हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, रेशम की भौतिक और रासायनिक विशेषता पढ़ा, जो कि आपके पेपर ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग रेशा पढ़ रहे हैं, वो भी कहाँ से, तो प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले रेशे के बारे में हमारा चैप्टर चल रहा है। हमने आपको बताया इसमें सिर्फ 2 होते हैं, कौन से होते हैं, सिल्क और प्लस क्या होते हैं, उल होते हैं, ये 2 ही होते हैं। तो हमारा रेशम का चैप्टर तो खत्म हो गया। आप लोग रेशम चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो उनको पढ़ेंगे, जो है चैप्टर तो काफ़ी लेंथी है आपका, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर ऑफ व्यू के लिए। तो अगर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।